नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और इसमें मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना शुरू किया था, जो आपकी पहली यूनिट थी। तो उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, उसके क्या कारण थे और कांग्रेस की मांगें क्या-क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं और भी कई वीडियोज़ इस पे बन चुके हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस की विचारधाराएं कैसी थीं। जैसे आपने सुना होगा उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, ये राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उदारवादी क्या था, नरमपंथी कौन थे, गरमपंथी कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण। सबसे पहला आता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी चरण रहा। उदार का मतलब क्या होता है? जो थोड़े से विनम्र हो, नम्र हो, बहुत ज़्यादा उग्र ना हो। तो ऐसे नेताओं को उदारवादी नेता कहा गया या नरमपंथी कहा गया। और ये मानते थे, मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ। उदारवादी नेताओं का मानना था कि भाई अंग्रेज़ों का शासन भारत के लिए हितकर है, यानी कि सही है। अंग्रेज हमें शिक्षित कर सकते हैं और अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में इनको विश्वास था। फिर दूसरा चरण आता है उग्रवादी चरण। ये थोड़े उग्र थे, नाम से ही समझ लीजिए, इनको गरम दल भी कहते हैं। उग्रवादी चरण को गरमपंथी या गरम दल भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा गरम दिमाग के होते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज़ विदेशी हैं और वो जो है हमारे ऊपर जबरन शासन कर रहे हैं और हमें जल्दी से जल्दी उन्हें इस देश से बाहर निकाल के फेंकना है। फिर गांधीवादी चरण आता है, इसमें कई सारे आंदोलन आप देखते हैं। तो ये 3 चरण हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उदारवादी चरण। यानी जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई तो 1905 तक उदारवादी नेताओं का प्रभाव था, इसलिए इस काल को उदारवादी काल या उदारवादी चरण कहा गया। ये देखिए, उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, यानी इस समय काल के अंतर्गत उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। तो इसको मैं समझा देता हूँ। यानी कि ये जो उदारवादी नेता थे, ये ब्रिटिश के समक्ष कुछ मांगे रखते थे तो बहुत ही विनम्र भाव से रखते थे, रिक्वेस्ट करके। अनुनय विनय का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करके, प्लीज़ कृपया हमारी ये बात मान लीजिए, ये सुधार कर दीजिए, वो सुधार कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से मांगे करते थे। प्रतिवेदन भेजते थे, चिट्ठी वगैरह लिखते थे, पत्र लिखते थे, भाषण देते थे मंच पर और वहाँ से मांग करते थे अंग्रेज़ों से। लेखों के माध्यम से अपनी पत्रिकाओं में अपनी बातें छापते थे और अंग्रेज़ों से सुधार की मांग करते थे। तो ये बहुत ही विनम्र भाव से अंग्रेज़ों से कोई चीज़ मांगते थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। यानी ये जानते थे, इनका मानना ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो भारत पे शासन कर रही है, वो न्यायप्रिय सरकार है। अगर हम उसके समक्ष कोई मांग रखेंगे तो हमारी मांग जरूर मान लेगा। ये उदारवादी नेताओं का मानना था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार आदि शामिल थे। यानी कि ये जो उदारवादी नेता थे, इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? वकील शामिल थे, इंजीनियर शामिल थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार। ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, यही लोग उदारवादी नेताओं में शामिल थे। अब अगर नाम कोई पूछ ले कि उदारवादी नेता कौन कौन थे, तो मैं नाम भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। प्रमुख नेताओं के नाम, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ये एक उदारवादी नेता थे, या इनको आप नरमपंथी भी कह सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सारे जो नेता थे, ये उदारवादी नेता थे। इनको नरमपंथी नेता भी कहते हैं
इनका मानना था कि अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे हैं, हमको शिक्षित करने आए हैं, हमें उनकी न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास है, हमें उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, उनके समक्ष अपनी मांगों को बड़े ही विनम्र भाव से रखना चाहिए। ये उदारवादी नेताओं का मानना था। अब ये काम कैसे करते थे, कार्यप्रणाली इनकी क्या थी उदारवादी नेताओं की, ये देख लेते हैं। तो जो उदारवादी थे ये कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। यानी कोई भी मांग अगर अंग्रेज़ों के समक्ष रखनी है तो पहले अपने यानी संगठन का यानी कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाते थे, एक सम्मेलन बुलाते थे, उसमें उन मांगों को रखते थे। अपने ही संगठन में पहले उन मांगों को रखते थे, उस पर विचार करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। फिर ये जो प्रस्ताव रखते थे इनको पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे ताकि जनता भी समझ जाए कि हम लोग अंग्रेज़ों से मांग क्या रहे हैं। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक, देखिए नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। तो इस सब मैंने आपको बता दिया। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो ये ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की थी 1887 में भारतीय सुधार समिति। और इसका काम क्या था भारतीय सुधार समिति का? इसका काम था कि भारतीय प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना और अंग्रेज़ों से समर्थन हासिल करना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती कर नहीं सकते थे, उग्रवादी थे नहीं, बहुत विनम्र भाव से प्लीज़ प्लीज़ करके, कृपया कृपया करके अपनी मांगें रखते थे। आप आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण मतलब उदारवादी चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा। मतलब कांग्रेस कोई विशेष धर्म को मानती नहीं थी, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती थी, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये 1886 में बने थे। देखिए 1885 में स्थापना हुई थी और बम्बई में उसका पहला अधिवेशन हुआ, वहीं पर स्थापना हुई थी। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पे स्थापना हुई। वहीं पे 28 दिसंबर 1885 को प्रथम सम्मेलन भी हुआ, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, पहले पारसी अध्यक्ष थे। फिर तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, और ये जो है मद्रास में होता है। दूसरा वाला कलकत्ता में होता है 86 वाला, और 87 वाला मद्रास में होता है, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। आप किसी भी कंपटीशन के आगे तैयारी करते हैं तो वहाँ भी पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कब बने थे? 1887 में। कौन से अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कब बने थे? 1886 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ये 1888 में बने थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष क्या है, या प्रथम यूरोपियन, क्योंकि ये यूरोप के थे, तो प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, 1888 में बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। 85, 86, 87, 88 4 अधिवेशन मैंने आपको बता दिया। पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में हुआ था, ये वाला। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी थी। तो जैसे मैंने अभी आपको एक बताया 1887 में बना था भारतीय सुधार समिति, ठीक वैसे ही एक और संगठन था 1889 में बना, 2 साल बाद, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। और ये भी ब्रिटेन में बना था, लंदन में। और ब्रिटिश वासियों का समर्थन हासिल करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके सचिव थे विलियम डिग्बी। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भेजती थी इंग्लैंड। तो जो उदारवादी नेता थे ये शिष्टमंडल भेजते थे, यानी कुछ लोगों का एक समूह भेजते थे ब्रिटेन में, और उन लोगों के द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे और सुधार की मांग करते थे।
आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। रनाडे द्वारा भारतीयों को औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने एवं रमेश चंद्र यानी आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने एक प्रकार से थोड़ा बहुत प्रहार भी किया अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था पर। कौन कौन नेता थे? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने बताया कि जो है ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रही है। अब देखिए, दो तरफ इनकी विचारधाराएं जा रही। एक तरफ ये ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास भी रखते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए हितकर है, सही है, उचित है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रही है, यहाँ से धन खींच करके लंदन ले जाया जा रहा है। तो इनकी दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक देशभक्ति यानी अपने देश के प्रति ये स्वामी भक्ति की भावना रखते थे, और एक राजभक्ति थी यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति भी ये अच्छी भावना रखते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये दो तरफ खींचे हुए जा रहे थे। अब इनकी मांगे क्या थी? सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि भाई ये उदारवादी नेता चाहते क्या थे ब्रिटिश सरकार से, ये क्या क्या सुधार चाहते थे। उदारवादी नेताओं की मांगे, सिविल सेवा का भारतीयकरण होना चाहिए। ये चाहते थे कि जो सिविल सेवा आयोजित की जाती है इंग्लैंड में, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, और वो जो सेवा है सिविल सेवा वो भारत में भी आयोजित की जाए। पहली मांग इनकी यही होती थी उदारवादी नेताओं की। दूसरा था कि विधानसभाओं का विस्तार किया जाए और चुने हुए सदस्यों की सहभागिता अधिक हो, ये भी ये मानते थे। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग कर दिया जाए, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, ये भी इन्होंने मांग की। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्य की मांग की, यानी कि राज्य की तरफ से कई सारी योजनाएं भारतीय लोगों के लिए चलाई जाए, भारतीय लोगों को उसमें शामिल किया जाए कल्याणकारी योजनाओं में, ये भी इन्होंने कहा। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना व कृषि बैंक की स्थापना और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की थी। अब इन मांगों में कहीं भी ये नहीं है कि इन उदारवादी नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग की हो। इन्होंने कभी भी या कहीं भी ये नहीं कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो, ये हमारा देश है, हम शासन करेंगे। इन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की। इन्होंने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की थी। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हमें बोलने, चालने, रहने, आने जाने की स्वतंत्रता हो, बस इतनी सी इन्होंने मांग की थी। उदारवादियों की सीमाएं का मतलब ये कहाँ तक सक्सेस हुए, कहाँ तक अनसक्सेस हुए, कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक असफल हुए, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं थी, मैंने आपको बताया था। इनके अंदर दो भावनाएं रहती थी, एक देशभक्ति एवं एक राजभक्ति। देशभक्ति यानी अपने देश के प्रति, और राजभक्ति यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति। दोनों के प्रति ये निष्ठा की भावना रखते थे। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई और उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। यानी जब देशभक्ति और राजभक्ति दोनों मिल गया तो देशभक्ति आंशिक रह गई। आंशिक मतलब थोड़ा सा 25%, और 75% क्या हो गया? राजभक्ति, यानी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास ज़्यादा करने लगे। तो इस कारण ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। उदारवादी नेताओं, ये देखिए, उदारवादी जो नेता थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे। अगाध का मतलब अंधाधुंध विश्वास करते थे। उनके शासन को भारतीयों के लिए हितकर मानते थे। उदारवादी नेता कहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है ये भारत पे शासन कर रही है तो अच्छा कर रही है, हमको कुछ सिखा के जाएगी। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने से और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। अब इसका मतलब यह है कि भाई ये जो नेता थे उदारवादी नेता,
ये अपना व्यक्तिगत बलिदान नहीं देना चाहते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि हमारा बलिदान हो, यानी कोई भी अकेले आगे नहीं आना चाहता था। सब लोग समूह में चलते थे और ब्रिटिश सरकार से मांग करते थे। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। अब चूँकि ये जो बुजुर्ग नेता थे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं उदारवादी नेता या नरमपंथी नेता थे, ये परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए। ये वही पुरानी विचारधारा में एकदम मशगूल थे, अपने उसी में फंसे हुए थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार अच्छी है और वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। उसकी न्यायप्रियता में विश्वास था। ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार का शासन अच्छा है, थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, ये उचित समझते थे। बाकी तो अब जो युवा पीढ़ी थी वो जोशीली थी, उसने जो है इस नीति को, इस विचारधारा को लात मारा। कहा कि ये इस विचारधारा से हमको आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उन्होंने उग्र रूप धारण किया। किसने? युवा पीढ़ी ने। उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम प्रार्थना करेंगे, ब्रिटिश सरकार से प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करके अपनी मांगों को रखेंगे, तो हमारी मांग कभी नहीं मांगी जाएगी, कभी नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने धीरे धीरे एक प्रकार से अपनी एक अलग संस्था का निर्माण किया, अपनी एक अलग विचारधारा का निर्माण किया, जिसको उग्रवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। तो धीरे धीरे मैंने बताया ना कि जब शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। तो अंग्रेज़ों ने माना कि ठीक है, यानी अच्छी बात है कि कांग्रेस में उदारवादी नेता हमारे साथ मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उदारवादी नेताओं का प्रभाव समाप्त हो गया और उसमें उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे मैं बात करूँगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये उग्रवादी नेता थे। ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, इन सब में विश्वास रखते थे, तोड़ फोड़ में विश्वास रखते थे, कानूनों को तोड़ते थे। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कहा अब तो ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बन गई है। यानी कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा? डफरिन ने कहा। तो कुल मिलाकर अभी तक आपने क्या देखा कि भाई कहीं ना कहीं ये उदारवादी नेता थे, अपनी मांगों को मनवाने में असफल रहे। अंग्रेज़ों ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन फिर भी कुछ सफलता इनको हाथ लगी। जैसे बात करें तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो पारित हुआ वो इन्हीं की वजह से पारित हुआ था, यानी उदारवादी नेताओं की मांग का परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर ही सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्बी आयोग का गठन किया था। तो वेल्बी आयोग का गठन 1896 में हुआ था। तो ये उदारवादी नेता थे, उनका दृष्टिकोण था, उनकी विचारधारा थी, और ये उदारवादी चरण आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण। तो जब उदारवादियों की बात अंग्रेज़ों ने नहीं मानी तो उन्हीं में से कुछ लोग उग्र हो गए। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, बहिष्कार, ये सब नीतियाँ अपनाने लगे और फिर धीरे धीरे उसी में से थोड़ा सा और उग्र हो गए। तो कुछ क्रांतिकारी भी उभर कर सामने आते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।